नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एरो इंजन से शुरू करते हैं। हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं कि हमारी एरोस्पेस सेक्टर की डेवलपमेंट में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो एरो इंजन को लेके है, जो कि अभी तक हम सही से डेवलप नहीं कर पाए हैं। और जब भी हम ऐसी कोई भी एरो इंजन या टर्बोफैन इंजन हो जाए, फिर इवन टर्बोजेट इंजन की बात करते हैं, तो आप सभी के मन में एक ही ख्याल आता होगा कि इसको डेवलप करने का जो जिम्मेदारी है वो डीआरडीओ के ऊपर या फिर जीटीआरई के ऊपर है। लेकिन अभी हमारे एक प्राइवेट सेक्टर स्टार्टअप कंपनी की तरफ से भी स्मॉल स्केल की टर्बोजेट इंजन को डेवलप करने में कामयाबी हासिल किया जा चुका है। इस कंपनी का नाम पेनिनियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है और ये अभी एचएएल को उनकी फ्यूचर यूएवी और यूसीएवी में इस्तेमाल करने के लिए अपनी तरफ से डेवलप किए गए इंजन को भी ऑफर कर रहे हैं। उनके मुताबिक उनके इस इंजन को एचएएल चाहे तो अपनी कैट्स वॉरियर जैसे सिस्टम में भी इस्तेमाल कर सकता है। फिलहाल पेनिनियन की तरफ से जिस टर्बोजेट इंजन को डेवलप किया गया, ये इंजन 4.5 किलोटन की थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सकता है और अभी इस इंजन की और भी कई सारे प्रोटोटाइप को बनाने की बात की गई है, जिसे फर्दर एनहांस भी किया जाने वाला है। कंपनी के क्लेम के मुताबिक वो अभी 3 किलोटन से लेके 12 किलोटन क्लास के इंजन को डेवलप करने वाले हैं और अभी वो गोदरेज एरोस्पेस के साथ भी टाई अप कर चुके हैं, जो कि पहले से ही कावेरी इंजन की ड्राई वेरिएंट को मैन्युफैक्चर कर रही है। तो गोदरेज एरोस्पेस के पास अभी एरो इंजन को बनाने का अनुभव मौजूद है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है और इससे पेनिनियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को फ्यूचर में अपनी खुद की इंजन को प्रोडक्शन में लाने में गोदरेज एरोस्पेस की तरफ से मदद किया जा सकता है। अगला अपडेट जोरावर टैंक की तरफ से है, जो कि भारत का पहला इंडिजिनस लाइट टैंक भी होने वाला है और आने वाले समय में इंडिया नाम में ऐसे 350 से लेके 700 के आसपास टैंक को इंडक्ट किया जा सकता है। रिसेंटली इसकी पहली प्रोटोटाइप को डीआरडीओ और एलएनटी की तरफ से तैयार करके टेस्ट करने की बात भी सामने आई थी, लेकिन अभी पता चला है कि डीआरडीओ की तरफ से अभी इसकी डेवलपमेंट में कुछ और चेंजेस करने की कोशिश किया जा रहा है। हालांकि इसका जोरावर टैंक की डेवलपमेंट के ऊपर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इससे जोरावर टैंक में हमारी इंडिजिनस कंटेंट की मात्रा जरूर बढ़ने वाला है। तो अभी डीआरडीओ की तरफ से भारत फौज के साथ एक एमओयू को साइन किया जा रहा है, जिसमें ये साथ मिलकर अभी जोरावर टैंक के लिए एक नई गन को डेवलप करने वाले हैं। फिलहाल जोरावर टैंक में पहले बेल्जियम की कॉकरेल की टरेट का और 105 mm की मेन गन का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया था और अभी भी इसकी प्रोटोटाइप्स में सेम कॉकरेल की टरेट और गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन आगे चल के इन टैंक की प्रोडक्शन वेरिएंट में शायद ही इंपोर्टेड गन का इस्तेमाल होने वाला है, क्योंकि अभी इसी वजह से ही डीआरडीओ की तरफ से भारत फौज के साथ मिलकर एक नई 105 mm की गन को बनाने का प्लान किया जा रहा है। और इस सेगमेंट में भारत फौज भारत का सबसे बेहतरीन कंपनी है, जिसके पास बड़े साइज की गन्स को बनाने का अच्छा खासा अनुभव भी है। अब कॉकरेल की गन और टरेट की बात करें तो ये काफी पॉपुलर और काफी रिलायबल है और बैटल प्रूवन भी है, लेकिन यहाँ पर कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है और इसके अलावा इंपोर्टेड गन सिस्टम का इस्तेमाल करने से हम हमेशा ही किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट रहने वाले हैं, जिस वजह से साथ डीआरडीओ की तरफ से इसको इंडिजिनसली डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट भी एरो इंजन की तरफ से है। हमारी पिछली वीडियो में हमने आप सभी को बताया था कि अभी जीटीआरई की तरफ से हमारी फ्यूचर एरो इंजन को डेवलप करने से पहले ही गवर्नमेंट से एक फ्लाइंग टेस्ट बेड को प्रोवाइड करने का डिमांड किया गया था। अब फ्लाइंग टेस्ट बेड क्या होता है और किस वजह से ज़रूरत पड़ती है, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में डिटेल में बात किया था, तो अभी हम उसके बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन अभी हम इसी से रिलेटेड कुछ और खबर के बारे में बात करने वाले हैं। अब फ्लाइंग टेस्ट बेड जो होते हैं, इनको एरो इंजन को हवा में टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इन एयर इनको टेस्टिंग करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन किसी भी एरो इंजन को हवा में टेस्ट करने से पहले, यानी कि किसी फ्लाइंग टेस्ट बेड में इंटीग्रेट करके टेस्ट करने से पहले इनको ग्राउंड में कई बार टेस्ट किया जाता है। और अभी जीटीआरई की तरफ से बेंगलोर में ऐसी एक फैसिलिटी को बनाया जा रहा है, जहां पर एरो इंजन को डेवलपमेंट के दौरान टेस्ट किया जाएगा। इसको अभी नेक्स्ट जनरेशन इंजन टेस्ट फैसिलिटी कहा जा रहा है, जहां पर एक ही जगह पे 2 अलग अलग तरह के इंजन टेस्ट फैसिलिटी को बनाया जाने वाला है, जिसकी कंस्ट्रक्शन शायद 2025 में कंप्लीट हो जाएगी। अब 2 अलग अलग फैसिलिटी को एक ही जगह में बनाने का क्या मतलब है और दोनों अलग अलग फैसिलिटी में अंतर क्या होने वाला है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये जो फैसिलिटी होने वाला है, यहाँ पर 40 किलोटन से लेके 130 किलोटन के आसपास की जो इंजन है, इनको टेस्ट किया जा सकेगा,
जिसमें हम वाइड वैरायटी के इंजन को भी डेवलप कर सकते हैं और यहाँ पे टेस्ट भी कर सकते हैं। तो हमारी जो फ्यूचर 110 किलोटन क्लास की इंजन होने वाली है उसको भी यहाँ पे आराम से टेस्ट किया जा सकेगा। और अगर फ्यूचर में हमको 130 किलोटन क्लास की थ्रस्ट को जनरेट करने वाले इंजन की ज़रूरत पड़ती है या इसी इंजन को फर्दर एनहांस करने की ज़रूरत पड़ती है तो सेम फैसिलिटी का इस्तेमाल हम कर पाएंगे। अब यहाँ पर जो दो अलग अलग फैसिलिटी को बनाया जा रहा है, इनमें से एक फैसिलिटी में इंजन की ओवरऑल परफॉर्मेंस, एयरफ्लो और थ्रस्ट जैसे कई और फैक्टर को मॉनिटर किया जाएगा और यहाँ पर हम एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर इसको टेस्ट कर पाएंगे, जिसमें हम हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एनवायरनमेंट को सेट कर सकते हैं, जिससे हमें अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट के अंदर इंजन की परफॉर्मेंस का आइडिया लग जाएगा कि ये डेजर्ट कंडीशन में किस तरीके से परफॉर्म करेगा या हाई एल्टीट्यूड में किस तरीके से परफॉर्म करेगा। अब इसको कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशन इस वजह से कहते हैं क्योंकि हम वहाँ पर एनवायरमेंटल कंडीशन को कंट्रोल करने वाले हैं, लेकिन एक्चुअल में जो एनवायरनमेंट होता है वो थोड़ा अलग होता है। मतलब अगर हम डेजर्ट कंडीशन में इंजन को टेस्ट करना चाहते हैं और टेस्टिंग के टाइम पर डेजर्ट की तरह ही वहाँ पे एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं, लेकिन असल में डेजर्ट में जो कंडीशन होगा वो उससे थोड़ा अलग हो सकता है। इसके बाद जो दूसरा फैसिलिटी होने वाला है वो खास करके थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जहां पर इंजन में थ्रस्ट वेक्टरिंग सिस्टम को ऐड करने के बाद उसकी डायनामिक मूवमेंट्स को मॉनिटर किया जा सकेगा और रिफाइन भी किया सकेगा, जिससे हम सही तरीके से हमारी फ्यूचर एरो इंजन को बना पाएंगे। क्योंकि खास करके आगे चल के एमकार ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर या फिर तेजस MK2 में जिस तरीके के इंजन का इस्तेमाल होने वाला है उसमें भी थ्रस्ट वेक्टरिंग सिस्टम होने की उम्मीद किया जा रहा है। तो किसी भी थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन को डेवलप करने के लिए या फिर हमारी जो 110 किलोटन क्लास के इंजन है उसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग सिस्टम को ऐड करने के लिए हमको टेस्टिंग के लिए किसी दूसरे फैसिलिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसको भी हम सेम फैसिलिटी में डेवलप और टेस्ट कर पाएंगे। अगला अपडेट ड्राइवर नाइट साइट की तरफ से है। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अभी हमारी आर्मी की एग्जिस्टिंग BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की नाइट साइट्स को अपग्रेड करने के लिए एक फ्रेश टेंडर को इशू किया जा रहा है। इसमें करीब 2500 के आसपास ड्राइवर नाइट साइट्स को खरीदा जाएगा, जो कि थर्मल इमेजर बेस्ड नाइट साइट्स होने वाले, जिनको BMP-2 प्लेटफॉर्म की लगभग 3 अलग अलग कैटेगरी की व्हीकल में इस्तेमाल किया जाएगा। पहले तो इनको इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल में इस्तेमाल किया जाएगा, फिर इनको आर्मर्ड एम्बुलेंस में इस्तेमाल किया जाएगा और फिर इनको ट्रैक्ड मोटार कैरियर में भी इस्तेमाल किया जाएगा। अब डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो बेसिक रिक्वायरमेंट रखा गया था उसके मुताबिक जिस भी ड्राइवर नाइट साइट को अभी इन व्हीकल में इस्तेमाल किया जाएगा ये एक डुअल फीड सिस्टम होना चाहिए, जिसमें एक अनुकूल थर्मल इमेजर कैमरा और एक लो लाइट कैमरा मौजूद होना चाहिए, जो कि रात में और लो लाइट कंडीशन में बेहतर विजिबिलिटी को प्रोवाइड कर पाएगा और दुश्मन को आइडेंटिफाई करने में मदद कर पाएगा। इसके बाद एक LED डिस्प्ले को भी खरीदा जाने वाला है, जो कि हमारे डुअल फीड DNS सिस्टम के साथ कंपैटिबल होना चाहिए, क्योंकि DNS यानी कि ड्राइवर नाइट साइट सिस्टम से जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा वो इन्हीं डिस्प्ले के जरिए दिखाई पड़ने वाली है। इसके बाद जो नई और मॉडर्न ड्राइवर नाइट साइट होने वाला है ये एग्जिस्टिंग सिस्टम का एक डायरेक्ट रिप्लेसमेंट होना चाहिए, यानी कि वर्तमान BMP-2 व्हीकल में जिन नाइट साइट का इस्तेमाल किया जा रहा है उनको रिप्लेस करके अगर नए ड्राइवर नाइट साइट को इंस्टॉल किया जाता है तो कोई भी एक्स्ट्रा स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। ये 3 मेजर स्पेसिफिकेशन थे, जिसके बाद कुछ और भी स्पेसिफिकेशन है जिनको टेंडर में कंसीडर किया जाने वाला। इन सिस्टम को इंटीग्रेट करने के बाद ये हमारे एग्जिस्टिंग BMP-2 प्लेटफॉर्म की सिचुएशनल अवेयरनेस को काफ़ी हद तक बेहतर करने के साथ साथ इनकी कॉम्पैक्ट इफेक्टिवनेस को भी कई गुना बेहतर करने वाला, और अभी इनको लगभग सभी एग्जिस्टिंग इन सर्विस BMP-2 व्हीकल में इंस्टॉल करने की बात किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।